अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 8 कवर करेंगे। इट्स अबाउट सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। पिछले लेसन में हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ चुके हैं। इस लेसन में हमने क्या कवर करना है, ये असल में सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम इंटर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा पिछले लेसन में कि अपनी मदर टंग के अलावा सीखी जाने वाली जो दूसरी लैंग्वेज होती है वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। अब इंटर लैंग्वेज क्या होता है, मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में भी बताया था कि लैंग्वेज को सीखते हुए किए जाने वाली गलतियाँ या एरर्स जो होते हैं लैंग्वेज में, उसको हम इंटर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक 40 स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। टॉपिक 40 में क्या बताया गया, द बेसिक प्रेमिस ऑफ सोशो लिंग्विस्ट बेस्ड रिसर्च इज़ दैट सेकंड लैंग्वेज डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्टैटिक फिनोमेना। ठीक है, बताया गया है कि अगर हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो ये भी कोई स्टैटिक फिनोमेना नहीं बताता। क्यों? क्योंकि इसमें भी किए जाने वाली वेरिएशंस जो होती हैं वो होती रहती हैं। ठीक है, अब मैं अगर आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट प्रेमिस रिगार्डिंग सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन शेयर करूं, तो वो क्या है कि लर्निंग डज नॉट हैपन इन आइसोलेशन और विदाउट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि लर्निंग कभी भी आइसोलेशन में या विदाउट कॉन्टेक्स्ट जो है वो कभी भी नहीं हासिल होती। ठीक है, आप लोगों को कोई ना कोई गाइडर चाहिए होता है, आप लोगों को बेस्ट मटेरियल चाहिए होता है, तभी जाकर लर्निंग कहीं जाकर जो है वो पॉसिबल होती है। ठीक है, अब इसी तरह वेरिएशंस होती रहती हैं लोगों में, कुछ बेस्ट होते हैं ठीक है लैंग्वेज सीखने में, कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको लैंग्वेज पे जल्दी अबूर हासिल नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा एज का फैक्टर भी आ जाता है कि बच्चे जल्दी लैंग्वेज सीख लेते हैं जबकि बड़ों को थोड़ा मसला होता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया था। उसके बाद इंटर लैंग्वेज वेरिएशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब एग्जाम्पल में उन्होंने नो और नोट की बात की है कि ये नो और नोट में इतनी ज़्यादा मतलब चेंजिंग्स और वेरिएशंस होती हैं कि लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि किस सेंटेंस में नो यूज़ करना है और किस सेंटेंस में नोट यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ यही बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि इनिशियली द वेरिएशन इज़ नॉन सिस्टमेटिक, यानी कि शुरू में क्या होता है कि वेरिएशन ना नॉन सिस्टमेटिक होती है। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टमेटिक हो जाती है, बार बार यूज़ करने से वो चीज़ें इतनी पक्की हो जाती हैं। ठीक है, कि उनको ख़त्म करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात की गई है। ठीक है, आप लोगों ने इसे एक दफ़ा पढ़ लेना है। मैंने इसमें से कुछ भी हाईलाइट नहीं किया, इसलिए नहीं किया ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता चल जाए, देन आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकें। ठीक है, उसके बाद सोशल इंटरेक्शन अप्रोच की बात की गई है कि लर्निंग इज़ नॉट एन इंट्रा साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये एक इंसान के सिर्फ माइंड में ही नहीं सिचुएटेड होती, बल्कि इसके ऊपर बहुत सारे सोशल और लोकल इकोलॉजी यानी कि सारे फैक्टर्स जो हैं वो बेस्ड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को लर्निंग के लिए अपने साथ का इन्वायरमेंट भी बेस्ट चाहिए होता है। ठीक है, उसके अलावा बताया गया कि लिंग्विस्टिक कोड कैन नॉट बी अंडरस्टूड एज एन आइसोलेटेड फिनोमेना। यहाँ पर वही बात शेयर की गई है जो मैंने आप लोगों को ऊपर बता दी है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंटर लैंग्वेज प्रैग्मेटिक्स की बात की गई है। ठीक है, अब प्रैग्मेटिक्स का जो ताल्लुक है ना वो असल में स्पीच एक्ट के साथ है। ठीक है, यानी कि आपको जो है वो लर्निंग के लिए बहुत से फैक्टर्स पर गौर करना होता है, जैसे कि नॉलेज ऑफ स्पीच एक्ट। ठीक है, प्रैग्मेटिक इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया ऑफ L2 लर्नर्स। ठीक है, यानी कि प्रैग्मेटिक जो है वो L2 लर्नर्स के लिए एक तरह से एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। किस तरह से ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि स्पीच एक्ट जो होती है उसमें क्या होता है कि लर्नर्स बेहतर तरीके से जो है वो अपना परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, स्पीच एक्ट में तो अगर प्रैग्मेटिक फेलियर है तो इट मीन्स के डिफेक्ट इन पर्सनालिटी है, फिर आपको एक तरह से बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह फ्लुएंटली स्पीकिंग लर्नर्स जो होते हैं उनको डील किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज है। अगर आप लोग सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप लोगों को स्पीच एक्ट भी सीखने होंगे। स्पीच एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है प्रैग्मेटिक्स में। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 41 आ जाता है, इसमें हमने इनपुट, इंटरेक्शन और आउटपुट पढ़ना है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इनपुट किससे रेफर करता है, मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताया हो, आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनपुट दी जाने वाला मटेरियल हमें रिक्वायर होता है, यानी कि रेफर टू व्हाट इज़ अवेलेबल टू द लर्नर। उसके अलावा इनटेक क्या होता है कि क्या इंटरनलाइज किया गया लर्नर को। ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं इनटेक। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि इनटेक रेफर टू व्हाट इज़ एक्चुअली इंटरनलाइज्ड बाय द लर्नर। ठीक है, कि क्या वो सीखता है। उसमें एग्जांपल दी गई है कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज। ठीक है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज किसे कहते हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज असल में इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ए लैंग्वेज। ठीक है, तो ये उसके बारे में बताया गया है कि ये भी रिलेट करता है इनपुट से, इट इज़ नॉट इनटेक। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्विज़ भी है, आप लोगों को क्विज़ में भी आ सकता है, आप लोगों ने इसको याद रखना है।
उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो उसके अकॉर्डिंग कुछ बिलीव्स शेयर किए गए हैं, ठीक है। उसका क्या मानना था इनपुट हाइपोथेसिस के बारे में। उसका मानना ये था कि अगर तो आप लोगों के पास सफिशेंट कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है देन आपके पास लर्निंग तो मस्ट है, ठीक है। उसके अलावा उसने बताया था कि he believed that comprehensible material is necessary, this is the only way to acquire language, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी बातें शेयर की गई हैं कि comprehensible input जो है slightly ahead of a learner current state of grammatical knowledge। उसके अलावा वही move from, अब यहाँ एक एग्जांपल बताई गई है कि जो प्रायर नॉलेज होती है उसमें भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है, ठीक है। आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि I+1 है तो ये थोड़ा से मिलते जुलते भी वर्ड्स होते हैं, तो आप लोगों को ऑलरेडी जो प्रोवाइड होती है नॉलेज उसमें एक तरह से मददगार साबित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इम्प्लीकेशंस शेयर की गई हैं, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। क्रिटिसिज्म में बताया था कि इसमें एक तरह से लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस है, ठीक है। सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ अप्रोप्रिएट इनपुट, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिबल आउटपुट हाइपोथेसिस, अब आउटपुट में क्या होता है कि कोई चीज़ अब आपने सीख लिया, अब आपने उसको किस तरह से लोगों के सामने डिलीवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ट्रेफर टू द नीड ऑफ अ लर्नर टू बी पुश्ड टुवर्ड द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज, ठीक है। दैट इज़ नॉट ओनली कन्वेड बट दैट इज़ कन्वेड प्रिसाइजली, कोहेरेंटली एंड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको एक दफ़ा खुद पढ़ना है। यहाँ पर यही सारी बातें शेयर की गई हैं। उसके अलावा स्वेन ने आर्ग्यू किया था कुछ कॉम्प्रिहेंशन के बारे में ऑफ L2 इनपुट इज़ ऑफन अचीवेबल बाय सेमेंटिक्स के। उसको लगता था कि L2 इनपुट जो है वो अचीवेबल बाय सेमेंटिक है, प्रैग्मेटिक्स है, ठीक है। तो ये बातें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, जस्ट एक दफ़ा आप लोग जब इसे पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को बताया कि अपने वर्ड्स में लिखेंगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये कहने की बातें होती हैं कि नहीं जी हमें आप पास्ट पेपर प्रोवाइड कर दें, आप इस पर शॉर्ट लेक्चर्स की बजाय जो है वो एक वीडियो बना दें जिसमें सारे मिड टर्म के और ये सारे MCQs वगैरह वगैरह आ जाएँ, तो बेहतर है अगर पढ़ रहे हैं तो फिर ढंग से पढ़ें। आप लोग लेक्चर्स लेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ों का पता चलेगा, एकदम से कभी भी नहीं पता चलता, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग इंटरेक्शन हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया। इसमें मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किया कि मैंने कहा आप लोगों को एक लाइन का कॉन्सेप्ट दे दूँ। अब लॉन्ग्स का मानना क्या था, ये असल में नाम है, ठीक है। इसका मानना था कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज सपोर्टेड बाय अट्रैक्शन विद अदर लर्नर्स, ठीक है। यानी कि लॉन्ग्स के अकॉर्डिंग क्या था कि लर्निंग तब हैपन हो सकती है कि जब आप लोगों को इंटरेक्शन करने के लिए दूसरे यूज़र्स भी जो है वो प्रोवाइड हों, यानी कि आप लोगों इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो लर्निंग बेटर वे से सीख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया ही आर्ग्यूड दैट दिस कुड बी डन इन द फॉलोइंग वेज शो दैट। अब ए में बताया गया कि लिंग्विस्टिक कन्वर्सेशन एडजस्टमेंट जो है वो प्रमोट करती है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इनपुट को, ठीक है। उसके बाद बी में उसने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो है प्रमोट करता है एक्विजिशन को, जबकि ये डिड्यूस होता है और उसके बाद लिंग्विस्टिक कन्वर्सेशन एडजस्टमेंट जो है प्रमोट करती है दोबारा से एक्विजिशन को, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एज इट इज़ याद कर लेना है अगर तो आप लोगों में गुंजाइश हुई, बाकी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जस्ट उसका एक आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखना कि लॉन्ग के अकॉर्डिंग क्या था। उसके नाम में ही आ रहा है कि लॉन्ग्स इंटरेक्शन हाइपोथेसिस, के इंटरेक्शन के थ्रू आप बेटर वे में लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक 42 देख लेते हैं, बियॉन्ड द डोमेन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जब इसमें क्या बताया गया कि कुछ अफराद जो होते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं दूसरों की निस्बत, ठीक है। इसकी वजह बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब वो फैक्टर्स लिंग्विस्टिक फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन इसकी वजह बहुत सारे नॉन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स भी हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास एज आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है, एप्टीट्यूड आ जाती है, इफेक्ट एंग्जाइटी, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ हम 1 बाय 1 सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, फोसिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इंटर लैंग्वेज का प्रोसेस होता है। फोसिलाइजेशन किसे कहते हैं, स्टक विद द लर्निंग, यानी कि हम लर्निंग के साथ तो स्टक हो जाते हैं, एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा दफ़ा हम उसको रिपीट कर रहे होते हैं। अब कॉम्पिटेंस क्या होता है, अब कॉम्पिटेंस में होता है कि व्हाट अ लर्नर नो, ठीक है, यानी कि क्या वो जानता है, रेदर देन हाउ द लर्नर यूजेज इट, वो कैसे उसे यूज़ कर रहा है, ये चीज़ें नहीं। यानी कि एक तरह से कम्पीट करना, परफॉर्मेंस वगैरह का लेवल आ जाता है इसमें। अफेक्ट में क्या होता है, अफेक्ट जो होता है ये असल में फीलिंग्स और इमोशंस के साथ अटैच होता है, ठीक है। अब सेकंड लाइन में देखें जहाँ बताया गया कि इट कैन रेफर टू द फीलिंग और इमोशनल रिएक्शन अबाउट द लैंग्वेज, अबाउट द पीपल हु स्पीक द लैंग्वेज, यानी कि समटाइम आप नहीं अच्छी लैंग्वेज बोलते जिसकी वजह से आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाता है जो कि आपको नहीं भूलता, आपके माइंड पर काफ़ी उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये सारी बातें इसमें होती हैं, फीलिंग्स और इमोशन। लैंग्वेज एंग्जाइटी में क्या होता है, ये भी एक तरह से एक इमोशनल स्टेट होती है, ठीक है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग लर्निंग एंड इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। ये पर्सनैलिटी का भी एक मैटर आ जाता है इसमें।
उसके अलावा हमारे पास द फोर्थ वन क्या है, सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस क्या होता है कि सम टाइम आप हैप्पी नहीं होते, ठीक है, जो लैंग्वेज आप सीख रहे होते हैं, ये भी डिस्टेंस क्रिएट करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जब आप लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए कोई यूज़र्स ना मिल रहा हो, ये भी एक तरह से एक सोशल डिस्टेंस क्रिएट करता है। अब सचमैन के अकॉर्डिंग क्या है, इफ़ लर्नर अकल्चरेट देन दे विल लर्न, ठीक है, तो ये भी इसमें बताया गया है। एज डिफरेंस में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बच्चे जो होते हैं वो जल्दी लैंग्वेज सीख लेते हैं देन अडल्ट। एप्टीट्यूड में क्या होता है, इट रेफर टू वंस पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू लैंग्वेज और न्यू स्किल, ठीक है, आप में पोटेंशियल होना चाहिए। मोटिवेशन में अगर आप लोग मोटिवेट नहीं हैं तो आप लोग लैंग्वेज कभी भी नहीं सीख सकते, ठीक है, इसलिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंडिविजुअल्स हु आर मोटिवेटेड विल लर्न अनदर लैंग्वेज फास्टर, ठीक है, इसमें ऑलरेडी बताया गया है, आप लोगों ने ये लाइन्स याद कर लेना। टॉपिक 43 देख लेते हैं, जिसमें लेक्सिकन के बारे में बताया गया। लेक्सिकन वोकैबुलरी की बात की जा रही है। अब वोकेबलरी एरर्स जो है वो एक तरह से बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये होते हैं, ठीक है, हर एक के साथ होते हैं। अब कैटेगरीज ऑफ लेक्सिकन नॉलेज, सम डाइकोटमीज की बात की गई है। डाइकोटमी लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स और ग्रुप्स, ठीक है, तो ये भी आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई है आप लोगों को, आप लोग खुद से ये वर्ड लगा लिया करें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। अब बताया गया इट डील विद प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन। अब आगे यहाँ पर उन्होंने प्रोडक्शन और रिसेप्शन नॉलेज के बारे में बताया है, ठीक है। नेशन जो था उसने लिस्ट की थी द फॉलोइंग एज नेसेसरी वर्ड नॉलेज टाइप्स, ठीक है, तो ये आप लोगों को नेशन के अकॉर्डिंग जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। रिसेप्टिव नॉलेज में क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना वर्ड को इन राइटिंग और ओरली, ठीक है, ओरली फॉर्म में और राइटिंग फॉर्म में। उसके अलावा नोइंग द जनरल मीनिंग, ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, अब आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आप लोगों को दूँ, ये चीज़ें एज इट इज़ देखी हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा ईजी है। प्रोडक्टिव नॉलेज में क्या होता है, नोइंग हाउ टू एक्यूरेटली प्रोनाउंस अ वर्ड, ठीक है, यानी कि प्रोडक्टिव में क्या करना है, प्रोड्यूस करना है आपने चीज़ों को, ठीक है, तो ये भी ईजी है। उसके बाद नॉलेज एंड कंट्रोल, नॉलेज क्या होता है, द वे इन विच द लैंग्वेज सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड इन द माइंड। उसके बाद कंट्रोल में क्या होता है कि आप उसको किस तरह कंट्रोल करें अपने माइंड में, ठीक है, इज़ द प्रोसेस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग द सिस्टम ड्यूरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के दौरान क्या होता है, माइंड में बहुत सारे वर्ड्स आ रहे होते हैं, अब आप पर डिपेंड करता है कौन सा वर्ड सुटेबल होगा फॉर द सिचुएशन। उसके बाद ब्रीथ एंड डेप्थ की बात की जा रही है। ब्रीथ क्या होता है, ये लैंग्वेज में हम ब्रीथ और डेप्थ की बात कर रहे हैं, जिसमें ब्रीथ जो होता है रेफर करता है नंबर ऑफ़ वर्ड्स से, कि लर्नर जो है वो कितने नंबर ऑफ़ वर्ड्स जानता है, जबकि डेप्थ क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद टॉपिक 44 आ जाता है, इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब यहाँ पर बताया गया कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो एक तरह से एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वेरियस अप्रोचेज़ हैं, ठीक है, कोई यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं है, ठीक है, तो इसमें वेरियस फैक्टर्स हैं, तो हम जो है वो इसकी 1 बाय 1 स्टेजेस पढ़ते हैं। द लर्नर मस्ट फोकस ऑन 5 स्टेजेस टू कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट। इसमें हमारे पास ये स्टेजेस आ जाते हैं जिसमें हम अपर्सीव्ड इनपुट पढ़ते हैं। अब अपर्सीव्ड इनपुट जो है इसमें उन्होंने बताया कि इनपुट यूटिलाइजेशन की जो पहली स्टेज होती है ना वो हमारे पास अपर्सीव्ड इनपुट होती है। ये इंपॉर्टेंट क्विज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब अपर्सेप्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय विच न्यूली ऑब्जर्व्ड क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने जैसा कि बताया था इनपुट में हम क्या करते हैं, इनपुट में हमारे पास न्यू मटीरियल आता है, ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, तो ये एक तरह से अपर्सीव्ड भी यही होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम मटीरियल को जो है वो अपनी प्रायर नॉलेज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेट करते हैं, ठीक है, यानी कि नई चीज़ों का ताल्लुक माजी से करना, जिससे कि कुछ पुराने नॉलेज से रिलेट करना, ठीक है, जिससे किसी पुरानी नॉलेज से रिलेट करना, तो प्रायर नॉलेज उसी की बात की जा रही है। उसके बाद कॉम्प्रीहेंडेड इनपुट की बात की जा रही है। देयर आर टू डिफरेंस बिटवीन द नोशन ऑफ कॉम्प्रीहेंडेड इनपुट, यानी कि ये दो नज़रिए एक तरह से उन्होंने बताए हैं, एक कॉम्प्रीहेंडेड इनपुट है और एक कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट है। अगर तो हम कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट की बात करें, ठीक है, पहले हम कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट की बात कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि टीचर जो है प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को इनपुट, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड इनपुट में क्या होता है कि इसमें समझना होता है, अब ये लर्नर पर डिपेंड करता है, ठीक है, अब लर्नर के कंट्रोल में होता है कि कितना लर्न करता है वो, ठीक है, तो यही इधर बताया गया है। आप लोग अब इसको अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, काफ़ी इजी हो गया। इनटेक में क्या करते हैं वही बताया गया है इनटेक में, कि आप लोग किस तरह इंफॉर्मेशन इंटरनलाइज हुई है आप में, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असिमुलेटिंग लिंग्विस्टिक मटीरियल, द मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, दैट मेडिएट बिटवीन इनपुट एंड ग्रामर, ठीक है, आप लोग इनटेक में ये लिख सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में असल में ग्रामर स्टोरेज का काम होता है, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं आप लोग, जमा कर रहे हैं, ठीक है, इट इंक्लूड एनालिसिस, ठीक है, ये सारे होते हैं।
अब ये जो प्रोसेस होता है ये टाइम लेता है, ठीक है, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये यही बताए गए हैं फैक्टर्स को एक दफ़ा रीड कर लिया करें आप लोगों के अपने फ़ायदे के लिए। मैंने आप लोगों को वैसे इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की दे दी है, नहीं भी आप लोग रीड करें कोई ज़्यादा नुकसान आपका भी नहीं होगा, ठीक है। आउटपुट में क्या बताया गया, फाइनल स्टेज है, इसमें हम क्या करते हैं, आउटपुट में क्या होता है कि हम किस तरह अपना मटीरियल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से फीडबैक लूप टू कॉम्प्रीहेंड इनपुट। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, आप लोगों ने जस्ट एक दफ़ा इसको पढ़ना है, समझ आ गई होगी आप लोगों को आउटपुट की। बाकी आई थिंक लेसन कवर होता है। ये लेसन देखें, हर चीज़ को मैं जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये लेसन बहुत लंबे हैं, आगे भी बहुत लंबे लेसन आएंगे। बट ये है कि लेसन लंबे तो हैं लेकिन काफ़ी इजी हैं, ठीक है। अगर आप लोग वर्ड इंग्लिश के साथ इसका कंपैरिजन करें तो उसके लेसन छोटे थे लेकिन वो टफ़ सब्जेक्ट था, जबकि ये इतना टफ़ नहीं है। टीचिंग से रेलेवेंट, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन से रेलेवेंट सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, वही चीज़ें रिपीट की गई हैं। बस आप लोगों का क्या काम है कि कुछ चीज़ों को याद करना है, एग्ज़ाम में जाकर आपने वो लिखना है, दैट्स इट। बाकी बर्डन नहीं आप लोगों ने डालना खुद पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कुछ अपने आप में भी ऐसी कैपेबिलिटीज़ डालें कि आप लोग खुद भी खुद से लिख सकें। बाकी आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा, ईजी वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है क्योंकि इस पर काफ़ी मेहनत लगती है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।